मेरा नाम प्रिया है और मैं देखने में बहुत ही हंसमुख और गोरे रंग की लड़की हूँ। यही मेरी अदाएं हर किसी को पागल कर देती है। मेरी पढ़ाई अब कंप्लीट हो चुकी थी। एक दिन मेरे पापा ने मेरी शादी यश से तय कर दी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। यश मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद हम सुंदर सपनों के एक दरिया में डूबते चले गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पिता एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे यश से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और यश जब मिले तो हमें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, सो हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही हम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से यश को 6 महीने के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले 6 महीने बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर यश विदेश को उड़ चला। मैंने यश का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह यश से फोन पर बातें कर रही थी। जब बातों का सिलसिला ज्यादा हो गया तो मैंने यश को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंखें अपने पड़ोसी लड़के अभिषेक से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। मैं अभिषेक को अचानक देखकर थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे अभिषेक, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ, अभिषेक ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं अभिषेक की नजर को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक रोज जब मैं अकेली ही छत पर टहल रही थी कि तभी अभिषेक भी अपनी छत पर आया। अभिषेक, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। अभिषेक मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। अभिषेक तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था। वो छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, मैं मस्ती भरी आवाज में बोली। क्या करूँ अभिषेक, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूँ समय और भी कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि अभिषेक की मुझ पर गलत नजर है। फिर मैंने सोचा हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज मैं घर पर अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के वहाँ गए हुए थे। मैंने अपनी छोटी बहन लाडो को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। शाम का गहरा समय मुझको डरा रहा था। मैंने कई बार लाडो को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया तो मैं भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक कमीज गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह कमीज अभिषेक की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर अभिषेक की छत पर कूद गई। मैं अभिषेक के आने से पहले वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही मैं अपनी कमीज उठाकर मुड़ी अभिषेक मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। अभिषेक बोला, उड़कर आ गई होगी यहाँ। हाँ, हवा तेज थी आज। मैं वहाँ से निकलने के मूड में थी, लेकिन अभिषेक मेरे आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बयाने लगा। तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। मैंने कहा, अभिषेक, अब मैं चलती हूँ, यहाँ मच्छर काट रहे हैं मुझे भी। अभिषेक ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा जरा 2 मिनट नीचे आ जाओ ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मजेदार चीजें हैं, उसमें तुमको भी दिखाता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं अभिषेक के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अभिषेक ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा
ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था, तभी मैंने गौर किया कि अभिषेक के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने अभिषेक से पूछा। अभिषेक ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, अभिषेक अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो अभिषेक? मैंने अभिषेक से पूछा। मुझे अभिषेक से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अभिषेक ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी कमीज मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, यस की तस्वीरों में रोज नई नई लड़की होती है, तुम तो उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अभिषेक ने मेरे मन में दबे उसी शक के बिंदु को छू लिया था जिसके बारे में मैं दिन रात सोचकर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं अभिषेक को रोक नहीं पाई और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। अब अभिषेक जब भी मुझे बुलाता मैं भी खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसके पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वे सुन्न रह गए। मेरे घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा हाइमेनोप्लास्टी कराकर यश के आते ही मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया। मेरा भी मन यश के साथ संतुष्ट था, क्योंकि अभिषेक के पास तो मैं खुद को शारीरिक सुख देने और जैसे अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे और यश के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, यश में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए कहा, मेरे समझ में नहीं आता मिस्टर यश कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती ही है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। यश हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। यश ने टूटी सी नजर मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहाँ से लौट कर आने के बाद यश चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जैसे बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रोकर सारी बात बताई। यश के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं यश के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। यश ने मेरी ओर देखा और भारी आंख लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोई जा रही थी। यश कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ ना पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है। रचना, अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुम उसी प्यार का अब दोबारा मुझे किसी बुलावे में मत रखना।
मैंने यश के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों के सामने यश के साथ बिताई रातें घूमने लगी। जब मैं अभिषेक को महसूस करते हुए यश को अपने सीने से लगाती थी, मेरे मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में मैं सारी रात सोती रही। सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान बांधा और यश के पास पहुंची। यश ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने यश का माथा चूमा और यश की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो मैंने शादी से पहले उसके परदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखी थी। मैंने वह रुमाल अपने बैग में रखा और बोली, मुझे माफ मत करना यश, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी।